दोस्तों, अपराधी अपने प्लान को अगर कितने भी साजिश तरीके से अंजाम देता है तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि ज़रूर छोड़ जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। बस एक अपराधी होता है, अपने काम को अंजाम देने के लिए कई महीनों से एक खतरनाक प्लान बनाता है और उस बुरे काम को बड़े सौ तरीके से अंजाम में दे लेता है। लेकिन पुलिस जब इस केस की छानबीन करती है और छानबीन करते करते ठीक 1 महीना 16 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन हत्यारे जो होते हैं पुलिस के हथकंडे नहीं चढ़ पाते हैं। लेकिन पुलिस भी एक ऐसा रूप अपनाती है कि जिसकी वजह से वह चंद घंटे के अंदर पुलिस के हथकंडे चढ़ जाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई निकाल के लाते हैं, इसे सुनने के बाद लोग सोचने और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार हो तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में अपने नाम का भी कमेंट बॉक्स में एक बार पता सहित ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में बड़े प्यारे लफ्ज़ों में हम ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जाना पड़ता है ठीक मेरठ, और मैं बात कर रहा हूँ ठीक है 24 अक्टूबर का ही, और रात का लगभग अब 11 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो मेरठ के ही कैंट स्टेशन से कुछ दूर पर ही सिटी स्टेशन भी पड़ता है, उसी के बीच एक सिटी स्टेशन का गोदाम पड़ता है। तो उसी गोदाम में कुछ सफाई कर्मचारी अपने गोदाम में कुछ सामानों की सफाई कर रहे होते हैं। तभी उन्हीं के सामने ठीक रेल के पटरियों के बीच से बड़ी तेज किसी की गिरने की आवाज़ आती है। अब 2 सफाई कर्मी होते हैं जिनका नाम रामफेर होता है और एक का नाम राम सुरेंद्र होता है। और जैसे ही दोनों सफाई कर्मी अपने कानों में इस तरह की आवाज़ पाते हैं, तुरंत ही अब उसी समय पटरी की तरफ भागते हैं तो देखते कि बीचों बीच एक आदमी जो होता काफ़ी बुरी तरह से तड़पता हुआ वहाँ चीख चिल्ला रहा होता है। इस अवस्था को देखकर रामफेर और बगल में उसका अपना दोस्त दोनों करीब जाते हैं, और जाने के बाद जब देखते हैं उनको भी समझ में आ जाता कि बस करो, बगल में जो भी जलांधर एक्सप्रेस गई है उसी से इस व्यक्ति की गिरकर बेरहम तरीके से दुर्घटना हुई है। और वहीं पर रामफेर तुरंत ही इसकी जो सूचना होता है अपने नज़दीकी और रेलवे स्टेशन पुलिस को दे देता है। वहाँ खबर पाते हैं, वहाँ के बड़े अधिकारी जो होते हैं उस समय पहुँच जाते हैं। काफ़ी लोगों का जमावड़ा लग चुका होता है, लेकिन चंद मिनट के अंदर जो होता है वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाता है, जिसका ड्राइवर राहुल ही होता है। अब राहुल जो होता है उसी समय उस अनजान व्यक्ति को अपने एम्बुलेंस में लादता है, और लादने के बाद जो होता है वहीं पास एक अस्पताल होता है। लेकिन जैसे अस्पताल में ले जाया जाता है तो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं देखकर जवाब दे देते हैं। लेकिन रामफेर जो होता है अपने कुछ दोस्तों की मदद से उसी समय अब मेरठ के जाने माने जो अस्पताल होता है लाला लाजपत अस्पताल के ही इलाके में स्थित होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का अस्पताल, उसी में इमरजेंसी वार्ड में लेकर अब इधर पहुंच जाते हैं। वहाँ के डॉक्टर होते हैं। अब डॉक्टर व सरदन जैसे ही देखते हैं, देखने के बाद पहले नज़र में भांप लेते हैं कि बस करो, यह व्यक्ति चोट लगने की वजह से बेहोशी की अवस्था में है, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 24 से 25 साल के आसपास होता है। उसी इमरजेंसी वार्ड में अब बेड नंबर 12 पर ले जाकर ज्ञात व्यक्ति को लिटा देते हैं। बेहोशी को अवस्था देखते हैं। देखने के बाद जो होता डॉक्टर हर्षवर्धन अपने सहयोगियों की सहयोग से उसी समय उस व्यक्ति का इलाज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब तक पता चलता है इस व्यक्ति का दाहिना जो पैर है पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका है। एक्सरे भी करवाया जाता है। कराने के बाद पैर का तौर तरीके से प्लास्टर भी अब कर दिया जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन को यकीन हो जाता कि बस करो, यह जो व्यक्ति है अब सुबह तक होश में ज़रूर आ जाएगा। लेकिन तब तक उसी वक्त वहाँ के थाना इंस्पेक्टर भी पहुँच जाते हैं। पहुँचने के कुछ पूछताछ करते हैं, और उस सिटी स्टेशन के ही जो सफाई कर्मी होते हैं गोदाम से, वहाँ पुलिस की टीम भी उनसे कुछ पूछताछ करती है। लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को यही लगने लग जाता कि बस करो, इस व्यक्ति की जो होती है
जालंधर एक्सप्रेस से ही गिरने की वजह से बेरहम तरीके से दुर्घटना हुआ है। पुलिस की टीम इस केस को वहीं पर क्लोज करने के लिए अब तैयारी कर लेती है। साधारण दुर्घटना मानकर पुलिस की टीम इस केस की छानबीन कर वहीं पूरी तरह से तहकीकात बंद कर देती है। इधर सुबह का लोग इंतज़ार भी करते हैं, लेकिन जैसे ही अब सुबह का टाइम होता है, यानी कि वही 4 बजे के आसपास, तो उसी वक्त बेड नंबर 9 पर एक बच्ची होती है। उसी का अपना ही तामदार होता है। उस व्यक्ति की जैसे ही अब नींद खुलती है, नींद खुलने के बाद अपने बगल बेड नंबर 12 पर देखता है, तो वह जो व्यक्ति होता है पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। उसके गले पर काफ़ी ब्लडें जमी होती है और तरमदार रविंदर ही होता है। और रविंदर जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है, तुरंत इसी समय इसकी जो सूचना होता है वहाँ के वार्ड बॉय को दे देता है। वार्ड बॉय जब खबर पाता है, डॉक्टर चिल्लाते हुए वहाँ डॉक्टर को सूचना देते हुए, और डॉक्टर वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे पहली नज़र में पहुँचते देखते हैं कि आखिर में इस व्यक्ति की बेरहम तरीके से हत्या की जा चुकी है। तुरंत उस अस्पताल में अफरा तफरी मच जाता है। वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि रात का नाइट शिफ्ट का वक्त होता है और लगभग 10 से ज़्यादा स्टाफों की उस इलाके में ड्यूटी लगी होती है। अब 150 गज के इलाके में फैली हुई वह सरदार वल्लभ भाई पटेल का अस्पताल होता है। आखिर कौन व्यक्ति अंदर आया, कौन व्यक्ति इस तरह का कारमा कर वहाँ से चला गया। डॉक्टर भी पहुंचते हैं, अपने हिसाब से जांच पड़ताल करते हैं। उनको भी यकीन हो जाता कि बस करो, इस व्यक्ति की बेरहम तरीके से हत्या की जा चुकी है। और उसी समय डॉक्टर के द्वारा इसकी जो सूचना होता है अब थाना में दे दिया जाता है। वहाँ के थाना चिकित्सा प्रभारी होते हैं भदौरिया साहब। जैसी खबर पाते हैं अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद उसी अस्पताल में पहुंचते हैं। भीड़ देखते हैं, भीड़ को हटाने के बाद अंदर जाते हैं। उस व्यक्ति को देख कर वह पहले नज़र में भांप जाते हैं कि बस करो, इस व्यक्ति के बेरहम तरीके से हत्या की जा चुकी है। क्योंकि शाम को जब इस चीज़ की जानकारी मिली थी तो हमें शंका हो रहा था कि बस करो, इस व्यक्ति की बेरहम तरीके से दुर्घटना हो गई होगी, लेकिन हमें पूरी तरह से यकीन हो गया बस करो, इस व्यक्ति की अब बेरहम तरीके से साजिश के तहत सुबह की हत्या की गई है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से घटना स्थल का तौर तरीके से निरीक्षण करती है। बगल में बैठे हुए तारामदार से पुलिस की टीम पूछताछ करती है। पुलिस के सामने तारामदार यही कहने लग जाता कि साहब, हमारी अपनी बच्ची ठीक बेड नंबर 9 पर थी, उसी की देख रेख में हम वहाँ बैठे हुए थे। लेकिन अचानक 3 बजे के आसपास हमें इतनी गहरी नींद आ जाती है कि बेड नंबर 10 पर मौके पर जाकर हम गहरी नींद में सो जाते हैं, क्योंकि बेड नंबर 10 जो होता है अब खाली पड़ा होता है। लेकिन साहब, जैसे हमारी नींद खुलती है, खुलते ही हमारी अचानक नींद एकदम हक्का बक्का हो जाती है, क्योंकि देखते हैं बेड नंबर 12 पर यह व्यक्ति पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में होता है। इसकी सूचना साहब बगल में पड़े वार्ड बॉय को दे देते हैं। अब थाना इंस्पेक्टर भी उस तारामदार की बात बड़े ध्यान से सुनते हैं। उनको भी यकीन हो जाता है कि बस करो, इस कमरे में जो भी बड़े चालाकी से घुसा है, आखिर वह हत्यारा बड़ा साथी समझने वाला है। पुलिस की टीम जो होती है घटना स्थल का निरीक्षण करती है। निरीक्षण करने के बाद अपने ही अब नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो होता है उस अनजान डेड बॉडी का अब शिनाख्त नहीं कर पाता है। क्योंकि पुलिस की टीम जो होती है जब दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को वहाँ बरामद की थी तो उसके पास ना कोई पर्स था, ना कोई मोबाइल था। अब अनजान मानकर उस व्यक्ति का इलाज उस अस्पताल में तौर तरीके से चल रहा होता है। पुलिस भी आखिर इस केस को सुलझाने के लिए बड़े चैलेंज भरे कदम उठाने के लिए तैयार भी हो जाती है। आखिर जानना चाहती थी कि आखिर यह व्यक्ति है कहाँ का और रहने वाला कहाँ का, आखिर इसका किसी से क्या दुश्मनी है। लेकिन तब तक अब दूसरे दिन का जब वक्त होता है, तभी सुबह सुबह के टाइम जो होता है एक व्यक्ति नज़दीकी पुलिस थाने में पहुँचता है। पहुँचने के बाद बड़ी ज़ोर से कहने लग जाता है कि साहब, एक बार हमें उस अस्पताल में डेड बॉडी के करीब ले चलिए। और थाना प्रभारी जैसे उस व्यक्ति की हालत को देखने के बाद वह व्यक्ति जो होता है अपने पास रखे हुए न्यूज़पेपर वहाँ के थाना प्रभारी को दिखा देता है। और थाना प्रभारी जो होते हैं उस व्यक्ति को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद अपने ही उसी नज़दीकी सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में पहुँच जाते हैं। और जैसे ही उस अज्ञात डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है तो वह जो व्यक्ति होता है अनजान डेड बॉडी को देखकर वहीं दहाड़े मारकर चीख चल पड़ता है। थाना प्रभारी समझ जाते कि बस करो, अनजान डेड बॉडी का शिनाख्त जो होता है अब इस व्यक्ति के द्वारा हो गया है। पुलिस की टीम उस अनजान व्यक्ति से उसका नाम पता पूछती है, आखिर परिचय भी पूछती है कि अनजान डेड बॉडी से आपका क्या परिचय है। वह व्यक्ति कहने लग जाता कि साहब, असल में हम तो
उत्तर प्रदेश जो अमरोहा ज़िला है उसी का ही एक तहसील पड़ता है मंडी धनौरा, और साहब उसी क्षेत्र का ही चटपुरा गांव है। साहब उसी गांव के हम रहने वाले हैं, रामवीर चौहान। सारा ये हमारा अपना बेटा है नितिन चौहान। साहब होता यूँ है कि 24 अक्टूबर को हमारा जो बेटा होता है कॉलेज के लिए मौके पर निकला हुआ था। साहब उसका एक अपना सहपाठी भी है परमजीत, जो उसके साथ साहब कई महीनों से रह रहा है। उसी के दौरान हमें सूचना मिला था कि हमारा जो बेटा है अभी तक कॉलेज से वापस नहीं लौटा है। पुलिस की टीम जो होती है अब वहीं मौके पर रामवीर चौहान से पूछताछ करती है कि आखिर आपको क्या लग रहा है, आपके बेटे नितिन चौहान के साथ ऐसा कौन कर सकता है। वह भी शंका के तहरीर पर पूछताछ करने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन रामवीर चौहान जो होते हैं अपने बेटे नितिन चौहान के हत्या के बारे में कुछ जानकारी ना दे पाते हैं। पुलिस की टीम जो होती है इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले अब जाती है और परमजीत के पास पहुंच जाती है। उस समय अब मेरठ के ही जो बवाना रोड पड़ता है उसी के पास गंगापुरम कॉलोनी पड़ता है, उसी में रह रहा होता है और उसी में ही उसके साथ जो होता है अब इधर नितिन चौहान भी रह रहा होता है। अब जैसे ही पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है तो वहाँ तो परमजीत मिल जाता है और पुलिस की टीम नितिन के बारे में पूछताछ करती है तो इधर परमजीत कहने लग जाता है कि साहब सुबह के टाइम जो होता है इधर नितिन जो होता है अब कॉलेज के लिए अब निकला हुआ था, क्योंकि वहाँ पर रहकर अब बी फार्मा की मौके पर सेकेंड ईयर की कोर्स कर रहा था। और साहब रोज़ का उसका सुबह निकलना और शाम को वापस आना होता है और ठीक यही रूटीन जो होता है साहब और परसों का भी होता है। वह सुबह तो निकला लेकिन शाम को जब ना लौटा उसके मोबाइल पर साहब हमने कॉल भी किया था, लेकिन उसका जो मोबाइल होता है अब बंद बता देता है। और साहब उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है नितिन के जो अपने पिता होते हैं मौके पर रामवीर को भी दे देते हैं और साहब रामवीर भी खबर पाते हैं और रामवीर साहब हमारे पास पहुँचते हैं और सब हम नितिन के पिता रामवीर को लेते हैं। लेने के बाद साहब सबसे पहले कॉलेज भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर यही सूचना मिलता है कि यहाँ पर नितिन जो होता है मौके पर ना देखा गया है। साहब हम नितिन के पिता के साथ मिलकर कई जगह तलाशी करते हैं। वहीं पर खड़े अब जाकर रामवीर चौहान से जब पूछा जाता है कि आखिर आपने अपने बेटे की तलाशी किस जगह पर की, और रामवीर जो होते हैं उसी समय कहने लग जाते कि साहब अपने बेटे की तलाशी जो होता है अब इधर अपने ज़िला छोड़कर मेरठ आते हैं और जाकर सीधा का सीधा जहां पर हमारा बेटा कई महीनों से गंगापुरम रह रहा था उस कॉलोनी में काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं पर पता नहीं चलता। लेकिन साहब सुबह के टाइम हमें न्यूज़पेपरों के द्वारा मालूम होता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल में एक अनजान व्यक्ति की बेरहम तरीके से हत्या की जा चुकी है। और साहब यह खबर हमारे दिल को झकझोर देती है। और साहब हम आपके पास पहुंचे हुए यह बात जैसे ही रामवीर से सुना जाता है पुलिस की जो टीम होती है उन्हीं की तहरीर पर उसी वक्त अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध है अब मुकदमा तो दर्ज कर लेती है। आखिर जानना चाहती थी कि आखिर नितिन चौहान का किसी के साथ क्या दुश्मनी था। पुलिस की टीम भी काफ़ी उलझन में पड़ जाती है, लेकिन पुलिस की टीम जब दोबारा उस सरदार वल्लभ भाई पटेल के अस्पताल में पहुँचती है तो पुलिस की टीम बगल में बेड नंबर 9 पे 10 वहाँ से जो तीरमदार रविंदर होते हैं पुलिस की टीम उनसे पूछताछ करती है। और जब उनसे पूछताछ करती है तीरमदार जो होते हैं पुलिस के सामने कहने लग जाते हैं कि साहब शाम का टाइम जब होता है तो उस वक्त लगभग वही 12 बजे यानी कि आसपास जब टाइम कहने लग जाता है कि साहब अब रात का लगभग 12 बजे का जब आसपास का टाइम होता है उसी वक्त इस अनजान व्यक्ति के पास एक व्यक्ति कंबल ओढ़े इधर उधर मंडरा रहा था। लेकिन साहब हमें शंका रहा। पुलिस की टीम जैसे ही अब रविंदर की बात सुनती है यानी कि तीरमदार की सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है वहाँ घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज देखती है, सही में एक व्यक्ति इधर उधर मंडराता दिखा रहा था। पुलिस की टीम को शंका हो जाता है कि आखिर वह कोई और व्यक्ति नहीं है बल्कि वही हत्यारा हो सकता है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है बड़े तौर तरीके से अस्पताल में मौके पर मरीजों से पूछताछ करती है, लेकिन तब भी उस अनजान के व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल पाता है। लेकिन पुलिस की टीम इधर जब और काफ़ी गहराई से जाकर अब रामवीर से पूछताछ करती है तो रामवीर के द्वारा पता चलता है कि साहब पहले हमारा जो अपना बेटा होता है अलीगढ़ के ही जाने माने इलाके में जाकर बी फार्मा अब कर रहा होता है। और तभी पुलिस को शंका हो जाता है कि आखिर जो होता है बेड नंबर 9 पर पड़ा मरीज भी अलीगढ़ का रहने वाला होता है। पुलिस को शंका हो जाता है कि बस करो हो सकता है अलीगढ़ में रहकर अब विनीत से कोई पुरानी दुश्मनी हो। इसीलिए पुलिस की टीम एक टीम को लेती है, अलीगढ़ पहुंच जाती है।
और उस परिवार वालों के बारे में जानकारी लेती है, लेकिन पुलिस को वहाँ भी कोई क्लू नहीं मिलता है। आखिर पुलिस भी काफ़ी उलझन में पड़ जाती है कि आखिर नितिन का हत्यारा अब कौन हो सकता है। अब चलन दर पर चलन, कई जगह पुलिस की टीम छापेमारी करती है, तो तरीके से लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन ऐसे पूछताछ करते करते पूरा का पूरा अब 1 महीना, अब 16 दिन का वक्त बीत जाता है। तभी पुलिस की जो टीम होती है अपने ही थाने में बैठकर सर्विलांस की मदद की टीम लेती है, और लेने के बाद उन्हीं के सहयोग से पुलिस की टीम इधर सबसे पहले नितिन का मोबाइल नंबर का अब लार्ड लोकेशन और साथ में उसके मोबाइल के बारे में जानकारी लेने के लिए अब लग जाती है। पुलिस की टीम अब नितिन का जो मोबाइल होता है उसको अपनी कस्टडी में तो लेती है, और लेने के बाद उस मोबाइल नंबर के बारे में काफ़ी अहम जानकारी भी लेती है और चौंकाने वाली जानकारी भी मिल जाती है। पता चलता है कि नितिन के मोबाइल में लगभग 2 सिम लगे हुए थे। पुलिस की टीम एक सिम को अपने हथकंडे लेती है और उसका पूरा CDR डिटेल निकालती है, लेकिन उसमें कोई भी क्लू नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस की टीम जब दूसरे सिम के बारे में अब जानकारी लेती है, पता चलता है कि उस सिम में 2 अनजान नंबर से कई बार नितिन की बात होते थे। अब एक अनजान नंबर के बारे में पुलिस की टीम को जानकारी बड़ी जल्दी मिल जाती है। पता चलता है एक अनजान नंबर जो होता है किसी पूजा नाम लड़की का होता है, और पूजा कोई और नहीं होती है बल्कि नितिन के ही गांव के दूसरे छोर की रहने वाली होती है, जिसका काल्पनिक नाम है। और पुलिस की टीम जैसे पूजा के बारे में जानकारी उस CDR के थ्रू पाती है, उसी वक्त पुलिस की टीम अब रामवीर चौहान के पास पहुंचती और रामवीर चौहान से पूजा के बारे में अहम जानकारी लेती है। पता चलता कि सही में पूजा इसी गांव की रहने वाली है। और पुलिस की टीम अब जब इधर नितिन चौहान के मोबाइल नंबर की दूसरे कॉल डिटेल की जानकारी लेती है, पता चलता है कि 2 अनजान नंबर और भी आए हुए थे। पुलिस की टीम जब दोनों अनजान नंबर के बारे में जानकारी भी निकाल लेती थी, पता चलता है एक अनजान नंबर जो होता है अब मुजफ्फरनगर का ही अब जाना माना चरथावला एक क्षेत्र होता है, उसी का ही अब कुल्हेड़ी गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले एक अध्यापक होते हैं मखदूम अली, उन्हीं का अपना बेटा होता है मोहम्मद आसिफ। पुलिस की टीम अब जैसे आसिफ के बारे में जानकारी पाती है, पता चलता है आसिफ जो होता है पहले उसी अलीगढ़ में रहकर एक साथ बीकॉम की पढ़ाई किया करते थे, लेकिन जब पुलिस की टीम आसिफ के साथ एक और नंबर देखती है तो पता चलता हुआ जो नंबर होता है ठीक इधर नितिन चौहान के ही अपने गांव के रहने वाले एक जाने माने सेवानिवृत्त अध्यापक होते हैं, उन्हीं का अपना बेटा होता है सुनील। अब सुनील और आसिफ के मोबाइल नंबर पर कई बार बात हुई करते थे, लेकिन पुलिस की टीम जब आसिफ के मोबाइल नंबर का लास्ट लोकेशन निकालती पता चलता है वह लास्ट लोकेशन जो होता है मेरठ का है। लेकिन जब रामवीर से दोबारा पूछताछ किया जाता तो पता चलता कि सुनील और साथ में आसिफ और साथ में उनका अपना बेटा नितिन काफ़ी सालों से काफ़ी गहरे दोस्त हैं। दोनों एक ही साथ जो होता है अलीगढ़ में रहकर अब बीकॉम की पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन 1 साल पहले जो होता है इधर खुद सुनील और आसिफ दोनों हिमाचल प्रदेश एक नौकरी के लिए चले जाते हैं और वहां रहकर काफ़ी महीनों से नौकरी करते हैं। लेकिन कुछ साल नौकरी करने के बाद आसिफ जो है दोबारा अब मेरठ आ जाता है और मेरठ रहकर जो होता है हमारे बेटे से मिलना जुलना उसका बराबर रहता है। और पुलिस की टीम का जो शंका होता है अब सीधा का सीधा सुनील के ऊपर चला जाता है। आखिर सुनील तो जो होता है गांव का रहने वाला होता है, आखिर सुनील इस समय कहाँ है? लेकिन पुलिस की टीम अब सुनील के मोबाइल नंबर का घटना के दिन का लास्ट लोकेशन देखती है, और जब सुनील के मोबाइल नंबर का घटनास्थल के लास्ट लोकेशन देखा जाता है दिन का, तो पता चलता है कि उस दिन उसका जो मोबाइल होता है मौके पर हिमाचल में होता है और 25 और 26 तारीख वाला लोकेशन हिमाचल में दिखा रहा होता है। लेकिन हाँ, 2 दिन में सुनील के मोबाइल नंबर पर ही कोई भी ना कॉल आता है ना उसके मोबाइल से कोई कॉल जाता है। और पुलिस का जो शंका होता है अब और बढ़ जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सीधा का सीधा शक अब सुनील के ऊपर डाल देती है कि आखिर 2 दिन मोबाइल सुनील का बंद क्यों था, और बिना मोबाइल कर आजकल आदमी रह भी नहीं पाएगा। यही सब सोच समझ कर पुलिस की टीम अब सुनील के ऊपर पहरा लगा देती है। और पुलिस की टीम सुनील को जो पहरा लगाती है सबसे पहले उसके नए मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी लेती है। तभी पता चलता आसिफ के मोबाइल पर अभी भी एक अनजान नंबर आ रहा है। और पुलिस की टीम जब उस अनजान नंबर के बारे में जानकारी लेती है तो पता चलता हुआ अनजान नंबर सुनील के मोबाइल नंबर से अब रजिस्टर है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर माजरा क्या है, और सारा का सारा शंका आसिफ और साथ में सुनील के ऊपर चला जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम आसिफ और सुनील को अपने कस्टडी में लेने के लिए उनका मोबाइल नंबर जो होता है अब सर्विलांस पे डाल देती है। और तभी घटना से मात्र 1 महीना अब 16 दिन का जब वक्त बीतता है, ठीक जो होता है अब 6 दिसंबर को ही पुलिस की टीम जाती है
अपने लोकेशन के ही तरीके पर दोनों को अपनी कस्टडी में लेने के लिए पता चलता है इन दोनों का जो लोकेशन हो रहा है मौके पर अब मेरठ के ही अब शास्त्री नगर में दिखा रहा था। पुलिस की टीम वही दोनों को धर दबोचती है, लेकर थाने पहुंच जाती है। अब पुलिस की टीम और दोनों के सामने CDR डिटेल, लेकिन जब दिखाती है, दिखाने के बाद दोनों बिना टाइम गंवाए बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन जो सातिराना दिमाग तौर तरीके से अंजाम देने के लिए लगाया हुआ था, पुलिस के सामने जब वह रखते से सुनने के बाद पुलिस के भी कलेजे और रूह कांप जाते हैं। असल में सुनील और इधर नितिन चौहान दोनों एक ही गांव के रहने वाले होते हैं। अब सुनील जो होता है नितिन चौहान से उम्र में काफ़ी बड़ा होता है और इधर सुनील की जो पढ़ाई होती है अपने ही गांव के कॉलेज में अब बड़ी जल्दी पूर्ण हो जाती है और पूर्ण होने के बाद सीधा का सीधा अपने पिता के ही पैसे के बलबूते अब वहीं अलीगढ़ चला जाता है। अब अलीगढ़ जाने के बाद एक बड़े से कॉलेज में अब भी फार्मा के लिए अब पढ़ाई करना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ अब साल 2012 में भी बड़ी जल्दी जो होता है इधर विनीत चौहान इंटर की परीक्षा पास कर लेता है और अपने पिता की मदद से जो होता है वह भी ठीक है अपने ही पुराने जिगरी दोस्त अब सुनील के पास अलीगढ़ चला जाता है। अलीगढ़ जाने के बाद सुनील जो होता है उसी वक्त उसका जो दाखिला होता है और वहीं अलीगढ़ के ही जाने माने एक स्कूल होता है अब शिवदान कॉलेज, उसी में जाकर करवा देता है। और इधर शिवदान में ही रहकर तौर तरीके से अब इधर विनीत चौहान अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देता है। लेकिन विनीत चौहान का जो होता है अब फर्स्ट ईयर का ही B फार्मा कोर्स होता है। लेकिन दूसरी तरफ विनीत चौहान का एक अपना करीबी दोस्त बन जाता है मोहम्मद आसिफ। अब मोहम्मद आसिफ का ही पहले साल का करीबी दोस्त बना हुआ था सुनील। अब सुनील आसिफ जो होते हैं दोनों एक ही रूममेट थे, दोनों एक ही साथ पढ़ाई किया करते थे। लेकिन सुनील और साथ में आसिफ का दोनों का लास्ट ईयर का मौके पर पढ़ाई चल रहा होता है। लेकिन तब भी तीनों एक साथ घूमना फिरना और साथ में आना जाना लगा रखते हैं। लेकिन समय के हिसाब से तीनों की जो दोस्ती होती है बड़े चरम पर पड़ जाती है और समय बीतने लग जाता है। लेकिन इसी बीच सुनील के ही अब गांव के ही दूसरे छोर पर रहने वाली अपूजा होती है। अपूजा के साथ जो होता है सुनील का काफ़ी उठका बैठका होता है और करीबी रिश्ता तक होता है। दोनों के बीच मोबाइल पर आए दिन बात हुआ करते थे। लेकिन समय के हिसाब से सुनील को आभास हो जाता कि हमारी जो अपनी प्रेमिका है अब इधर खुद पूजा के जो बदलाव हैं बड़ी तेज़ी से दिख रहे हैं। क्योंकि जब भी सुनील अब पूजा के मोबाइल पर अब कॉल करता तो उसका मोबाइल कभी कभी व्यस्त बता देता और कभी कभी पूजा जो होती जल्दबाजी में बात कर कर फ़ोन को रख देती और वादा करती कल सुबह करेंगे। लेकिन जब सुबह का टाइम होता है पूजा कॉल ना करती। लेकिन इधर पढ़ाई की वजह से सुनील भी अब पूजा के ऊपर कम ध्यान देना शुरू कर देता है। लेकिन इसका तो कोई और कारण होता है क्योंकि सुनील का ही अपना करीबी जो दोस्त होता है विनीत उर्फ नितिन चौहान ही होता है। अब नितिन जो होता है इधर पूजा के साथ प्रेम प्रसंग पहले कई सालों से चल रहे थे। ना इसकी जानकारी कभी सुनील को होती ना मोहम्मद आसिफ को होती है। जब भी मौका मिलने के बाद नितिन चौहान जो होता है चोरी छुपे इधर पूजा से लगा पड़ा रहता है। तभी एक दिन कमरे में मौके पर अकेला है नितिन और पूजा से स्पीकर पर बात कर रहा था। उसी के सामने सुनील आकर खड़ा हो जाता है। बड़ी मीठी मीठी बातें अब सुनील सुनता है। लेकिन उसके मन में शंका हो जाता कि बस करो, यह जो आवाज़ है कहीं पूजा को तो नहीं है, क्योंकि पूजा से पहले इधर सुनील का लगाव होता है। उसके चेहरे में उसके जो भाव होते हैं शंका जाहिर करा देते हैं। लेकिन जैसे ही पीछे नज़र खुद इधर विनीत घुमाता सुनील को देखता है और चौंक जाता, फ़ोन कट कर देता है। लेकिन मन में शंका लिए सुनील वहीं मंडराता रहता है। लेकिन कहने लग जाता है इधर विनीत कि भाई आप कब कहाँ आ गए। सुनील कह देता है कि हम तो बहुत देर से खड़े हुए हैं, तुम्हारी चोरी छुपड़ी बातें और इस चोरी छुपे रुश्ते वाले हम कई देर से सुन रहे हैं। लेकिन वहीं पर बात को टालते हुए विनीत तो निकल जाता है। लेकिन सुनील पूरी रात सो नहीं पाता है, कहीं हमारी अपनी प्रेमिका पूजा तो नहीं है। और इस बात का कन्फर्म करने के लिए सुबह का जब इंतज़ार करता है, इंतज़ार करने के बाद अपने दोस्त अब विनीत के पास पहुंचता है। बड़ी प्यारे लफ्ज़ों में उसको अपने बातों में उलझाता करने लग जाता है कि अपनी प्रेमिका का नाम हमें बतला दो, नहीं तो हमारे तुम दोस्त तो नहीं हो सकते। लेकिन विनीत जो होता है सुनील के बातों में उलझ जाता है और बेधड़क खुलासा कर देता है कि गाँव की रहने वाली पूजा है। और यही बात सुनकर इधर सुनील पूरी तरह से हिलसा जाता है और कह देता है कि दोस्त, जो हम काम कई सालों से ना कर पाए वह तुम काम हमारी प्रेमिका के साथ चंद मिनट अंदर करके दिखला दिए। यह बात सुनने के बाद खुद विनीत चौंक जाता है
और वहीं पर यह बात कहकर मौके पर सुनील तो चला जाता है, लेकिन सुनील का जो रवैया होता है पूरी तरह से अब विनीत के लिए बदल जाता है। और विनीत को जब भी देखता तो एक दुश्मन की नज़र से सुनील देखता, लेकिन विनीत भी नहीं समझ पाता आखिर सुनील की आज की जो नज़र है आखिर बदल कैसे जा रही है। अब इसी बात की जानकारी लेने के लिए एक बार खुद सुनील के पास बैठ जाता है, काफ़ी तौर तरीके से बात करने लग जाता है कि तुम्हारी रुसवाई का कारण क्या है। लेकिन जब इस तरह की बात विनीत जो होता सुनील के सामने करता है तो सुनील बेधड़क कह देता है कि तुम अपने पढ़ाई पर फोकस मारो, नहीं तो तुम्हारा भविष्य पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, क्योंकि तुम अपने घर में एक इकलौते ही बेटे बचे हो, तुम्हारी 2 बहनें हैं, तुम्हारे भरोसे अपनी ज़िंदगी संवार रही है और तुम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हो कि मटर गश्ती करने के लिए आए हो। इस तरह की जब बात विनीत सुनता है तो सुनील की बात सुनकर चौंक भी जाता है और उसी वक्त जो होता है अपना मोबाइल निकालता है और निकाल पूजा के पास कॉल कर देता है। और वहीं तरह तरह की धमकियाँ जो होता है सुनील पूजा को देने लग जाता है, क्योंकि उसके मन में कुछ और होता है। ज़्यादा खुन्नस तो इधर विनीत के लिए बैठ जाता और पूजा को ठीक वही खुन्नस सुनाना शुरू कर देता है। पूजा भी समझ जाती है कि बस करो, अब हम 2 चक्की में कैसे पीस सकते हैं, लेकिन इधर बात टाल के तो वहाँ चल देता है। लेकिन जब 2 दिन का वक्त बीतता है, बीतने के बाद जो होता है दोबारा विनीत सुनील के पास जाता है और सुनील बेधड़क कह देता है कि तुम्हारी जो प्रेमिका है वह पहले तो हमारी प्रेमिका थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे पीठ पीछे तुम पूजा के साथ ऐसा खेल कर रहे हो। और इसी की बात को लेकर अब दोनों के बीच जो होता है अब आए दिन झगड़े तकरार चला करते थे। और झगड़े तकरार का जो सिलसिला होता है यह चलते चलते लगभग कई महीनों का वक्त बीत जाता है। लेकिन इसी बीच अब साल 2013 लगता है तो शुरुआती महीने में अब बी फार्मा मोहम्मद आसिफ का और साथ में सुनील का कंप्लीट हो जाता है। और कंप्लीट होने के बाद दोनों एक साथ जो होता है हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं और वहाँ पर नौकरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नौकरी में कुछ महीने दोनों तो समय बिताते हैं, लेकिन सुनील की जो नज़र होता है, जो शंका होता है, हमेशा हमेशा अपने करीबी दोस्त अब विनीत चौहान पर होता है कि बस करो, अब भी जब कभी हम पूजा के पास कॉल करते हैं तो मोबाइल व्यस्त बता देता है और वह व्यस्त का कारण हमारा अपना करीबी दोस्त ही बन रहा हो। और यही बात सोच कर दूसरी तरफ सुनील जो होता है नौकरी करते हुए परेशान हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इधर विनीत जो होता अपनी ज़िंदगी मस्त मौला की तरह गुजारने जब लग जाता उसको आभास हो जाता है कि यहाँ रहकर अब हमारी ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। उसी बीच पढ़ाई में ही स्कूल से मौके पर निकासा करवाता और सीधा का सीधा अब मेरठ पहुँच पाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद अब टासलेम इंस्टीट्यूट में जाकर मौके पर बी फार्मा के लिए दाखिला ले लेता है और वहीं पर उसका अपना करीबी दोस्त परमजीत बन जाता है। और दोस्त बनने के बाद परमजीत के ही रूम पर गंगापुरम कॉलोनी में रहने लग जाता है। और परमजीत और साथ में नितिन की जो दोस्ती होती है अब बड़ी तगड़ी हो जाती है। और नितिन जब भी मौका पाता है तो सज धवर कर अपना घूमने टहलने के लिए अब निकल जाया करता था। और निकल जाने की वजह से उसके पास काफ़ी सारे समय बन जाता है, जिसकी वजह से उसके काफ़ी करीबी लड़कियां भी आ जाती हैं और उसका अपना दुनिया अलग बन जाता है। ऐसे चलते चलते कई महीनों का जब वक्त बीत जाता है तो सुनील जो होता है हिमाचल में रहकर इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसके मन में हर वक्त शंकाएँ जन्म लेने लग जाती है कि बस करो, हमारी प्रेमिका अब जो होता है सीधा का सीधा अब विनीत की हो चुकी है, अपनी प्रेमिका को हम अब किसी के हवाले ना कर सकते हैं। यही सब सोच साझ कर सुनील वहाँ इतना घबरा जाता है। और उस समय उसका जो अपना करीबी दोस्त होता मोहम्मद आसिफ भी अब नौकरी छोड़कर मेरठ चला आता है। और मेरठ आने के बाद बबली पूरा इलाके में जाकर मौके पर एक कमरा लेता है, वहीं पर रहना शुरू कर देता है। लेकिन इधर जो होता है अब सुनील अपने दोस्त आसिफ के पास फ़ोन करके सुनील के बारे में जानकारी लेता है। सारी जानकारी जब मिलने लग जाती है तो उसको भी यकीन हो जाता है कि बस करो, अब हमारे करीबी दोस्त सुनील और साथ में हमारी अपनी प्रेमिका अब पूजा के बीच अभी भी प्रेम संबंध है। अब इस तरह की जानकारी पाकर सुनील जो होता है वहाँ रहने के लिए अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल ना कर पाता है। और जब ना कर पाता है कुछ महीने बीतने के बाद घटना से मात्र कुछ महीने पहले जो होता है अब मेरठ पहुँच जाता है। और पहुँचने के बाद अपने करीबी दोस्त मोहम्मद आसिफ से मिलता है और सुनील उसी के सामने कुछ बात रखता करने लग जाता है कि दोस्त, हमारे साथ जिसने भी खिलवाड़ किया उसकी ज़िंदगी तो हमेशा हमेशा के लिए हम ख़त्म करके मानेंगे, शायद हमारा अपना ही दोस्त इधर विनीत ही शामिल हो। यह बात जब आसिफ सुनता है, सुनने के बाद चौंक से जाता है। लेकिन वहीं पर दोबारा यही बात सुनील दोहरा देता है कि अब चाहे जैसा भी हो, अब हमेशा हमेशा के लिए विनीत को रास्ते से ठिकाने लगाना पड़ेगा। यह बात जब सुनता है तो 2-3-4 बात सुनकर अब आसिफ जो होता है सुनील को समझाता बुझाता है। लेकिन सुनील आसिफ के सामने काफ़ी तरह तरह की बात कर देता है, जिसकी वजह से अब आसिफ जो होता है सुनील की बातों में आ जाता है और उसके ही प्लान में अब शामिल हो जाता है। लेकिन उसी प्लान के तहत जो होता है
एक मोबाइल अपने ही पैसों से लेकर आसिफ को दे देता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है कि विनीत के पास एक मोबाइल तो है, लेकिन उस मोबाइल पर 2 सिम लगे हुए हैं और दूसरे सिम पर तुम्हारा कॉल भी होता रहता है। अब हमारा कॉल भी उसी सिम पर होता रहता है और हम दोनों को पता है वह कब आता है कब जाता है। और यही बात कहकर वहाँ से मौके पर हिमांशु चला आता है। लेकिन जब कुछ महीने का वक्त बीतता है, ठीक अक्टूबर का ही चौथा सप्ताह होता है और साल 2014 का वर्ष होता है और वही 24 अक्टूबर का सुबह का टाइम। उसी दिन जो होता है हिमाचल से चलकर सुनील मोहम्मद आसिफ के पास पहुंचता है, उसको अपने बातों में लेता है और लेने के बाद सीधा का सीधा जिस कॉलेज में विनीत मौके पर बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था उसी के गेट पे जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन सुनील कुछ दूर पर जाता है, वहीं गेट पर जो होता मोहम्मद आसिफ खड़ा हो जाता है। लेकिन जो बाइक होता है अब वह बाइक मोहम्मद आसिफ के अपने बहनोई का होता है। और लेकिन चंद मिनट के अंदर जो होता है अब कॉलेज से जैसे ही विनीत बाहर निकलता है तो सामने आसिफ को पाता है और उससे जान पहचान तो बना ही रखा था और जाकर कुछ बातें करने लग जाता है। तो विनीत कहने लग जाता है कि दोस्त हमारा कुछ सामान जो होता है कैंट स्टेशन पर आने वाला है और हमें वह सामान लेने चलना है और तुम्हें भी साथ चलने पड़ेगा और साथ में सुनील तो हमारे पास है ही। लेकिन यह बात जब कहता है, कहने के बाद जो होता है अब विनीत अपने करीबी दोस्त पुराने जिगरी याद मोहम्मद आसिफ की बात मान लेता है, उसके बाइक बैठ जाता। लेकिन चंद मिनट की दूरी पर वहाँ पर सुनील से मुलाकात होती है और सुनील भी उसी बाइक पर बैठ जाता है और सुनील और साथ में मोहम्मद आसिफ जो होते हैं सबसे पहले विनीत को उसके कमरे पर ले जाते हैं और विनीत जाता है, दूसरा कपड़ा पहनता है और अपने ही पर्स में कुछ पैसे रखता है और मोबाइल रखता है। फिर कमरे से निकल पड़ता है और निकलने के बाद जो होता है इधर मोहम्मद आसिफ कैंट स्टेशन पहुंच जाता है। वहाँ पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद जो होता है अब वहाँ पूछने लग जाता है कि सामान किस गाड़ी में आने वाला है। मोहम्मद आसिफ कह देता है कि हमारे जो सामान है सिटी स्टेशन पे आएंगे, हमें दूसरी गाड़ी में चलना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ से होता है अब मुजफ्फरपुर की तरफ से एक ट्रेन आ रही थी। अब उसी ट्रेन में दोनों कैसे न तैसे कर इधर विनीत को लेकर बैठ जाते हैं और विनीत जो होता है अब मेन गेट पर खड़ा हो जाता है। लेकिन पीछे मोहम्मद आसिफ और सुनील होते हैं, समझ जाते हैं कि मौका अच्छा है। लेकिन जैसे ही कुछ दूर ट्रेन गुजरती है, गुजरने के बाद दूसरी तरफ से जो होता है जलंधर एक्सप्रेस बड़ी ज़ोर से अलग साइड से आ रही होती है। जब यह नज़ारा देखते हैं तो दोनों समझ जाते हैं और उसी वक्त उसके जेब से ही मोबाइल और पर्स दोनों लेते फिर बड़ी ज़ोर से अब धक्का मार देते हैं। लेकिन जैसे ट्रेन जाकर सिटी स्टेशन पर रुकती है तो दोनों सोचने लग जाते हैं चलो देखा जाए कि आखिर अब क्या हालत है हमारे करीबी दोस्त है। लेकिन वहाँ से जैसे दोनों पहुँचते हैं देखते हैं श्री गोदाम के सामने जो होता है काफ़ी भीड़ के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कुछ लोग एम्बुलेंस में ले जाकर अब विनीत को डंप करते हैं, अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी भी सुनील जो होता है उसी एम्बुलेंस में चला जाता है। एम्बुलेंस का ड्राइवर अब राहुल ही होता है। राहुल से कहने लग जाता है कि रहने दो, हमारा अपना करीबी दोस्त हम ले जा रहे हैं एक टेम्पो में, क्योंकि उनका इरादा अलग होता है कि टेम्पो में ले जाएंगे तो तरीके से दोबारा अपने बुरे काम को अंजाम दे बैठेंगे। लेकिन ड्राइवर अपनी जिद पे अड़ जाता है और अस्पताल ले जाता है। लेकिन उस अस्पताल से रेफ़र कर सरदार वल्लभ भाई के अस्पताल में मौके पर शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन इधर सुनील को वहाँ शाम के टाइम पता चल जाता है कि सुबह के टाइम जो होता है विनीत को होश आ जाएगा और उस वक्त सुनील और मोहम्मद आसिफ डर जाते हैं और डरने के बाद उनका जो प्लान होता है उस समय बदल सा जाता है और रात का इंतजार करते हैं। लेकिन जैसे ही 3 बजे के आसपास का टाइम होता है तो इधर बाइक पे खुद मोहम्मद आसिफ खड़ा होता है, सुनील घर खड़ा होता है और सुनील जो होता है अपने हाथ पे तेज हथियार लेकर सीधा का सीधा 4 बजे के आसपास मेन गेट से अंदर चला जाता है। देखता है कि सामने जितने भी मरीज होते हैं उनके अपने पास बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, सभी काफ़ी गहरी नींद में अब सो रहे होते हैं और दुकानदार सोते हुए अवस्था को देखकर वहीं सुनील जो होता है अपना इरादा पूरी तरह से खूंखार बना लेता है और जाकर विनीत के ऊपर उसी हथियार से एक के बाद एक वार करता है। हथियार लेकर बाहर निकलता है और ले जाकर वहीं झाड़ी में छुपा देता है। फिर उसी वक्त सुनील जो होता है हिमाचल के लिए अब ट्रेन पकड़ लेता है और आसिफ आराम से अपने रूम में जाकर आराम फरमाने लग जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई ठीक जो होता 1 महीने अब 16 दिन बाद आता है, इसे सुनने के बाद लोग सोचकर परेशान भी हो जाते हैं। आखिर एक करीबी जिगरी दोस्त है एक दोस्त के साथ कैसा हासिल कर सकता है। बड़ी चालाकी से रहस्यमय कदम जो होता है मोहम्मद आसिफ और सुनील के ही
उठाए गए थे, लेकिन चंद मिनट के अंदर सारे के सारे जो कदम होते इरादे धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है, आने के बाद दोनों को ले जाया जाता है, वहाँ के कोर्ट में पेश किया जाता है, 16 दिन रिमांड पर रखा जाता है और ले जाकर वहाँ के ही कारागार में लंबी सज़ा के तौर पर डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे बीबर हैं जो हमारे वीडियो को अब लगातार वॉच कर रहे हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे बीबर अब संजू शर्मा उत्तर प्रदेश आगरा के शहर पड़ता उसी का और आदेश कोहली उत्तर प्रदेश के रहने वाले और हरिभक्त चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और नन्नू सिंह पांचू भाई हरीमपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और श्यामलाल उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के और सत्येंद्र सिंह उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के और राजेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के और ब्रजेश पांडे उत्तराखंड नैनीताल। दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय